नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से आप लोग तैयारी कर भी रहे होंगे। देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। साइंस को समझना है। अगर आप साइंस समझ जाइएगा ना, तो कहीं से भी साइंस पूछेगा टीआरई 4 में कबाड़ कर चले आइएगा। आप लोग कबाड़ कर चले आइएगा। समझिएगा कि आप लोग गर्दा उड़ा कर चले आइएगा। और हम सोच रहे हैं कि आप लोग अच्छा कर जाइए, बढ़िया कीजिए। आप लोग साइंस में जितना क्वेश्चन है उतना पर मोहर मार कर आइए आप लोग। बस मेरी उम्मीद यही रहेगी। मेरी हमेशा आप लोगों के प्रति इसी तरह का झुकाव भी रहेगा। लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है आज का भी, बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसका जवाब दे दीजिएगा आप लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पड़ चुका है और जवाब देना है आपको, जवाब देनी है आपको। लीजिए भाई, कैसा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैच्ड? कौन मैच नहीं खाता है? कौन इससे मैच नहीं खा पाता है? तो कह रहा है कि डेसिबल। एक बात बताइएगा, डेसिबल जो होती है ध्वनि की इकाई होती है। सबसे पहले पूछी जाती है कि ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो डेसिबल होती है। या दूसरे शब्दों में कहिएगा, ध्वनि की तीव्रता स्तर बेल या डेसिबल में मापी जाती है। बेल या डेसिबल में मापी जाती है। तो बताइएगा, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। सही बात है, ध्वनि की तीव्रता स्तर बेल या डेसिबल में मापी जाती है। एकदम सही जवाब है। और याद रखिएगा, एक बेल बराबर होती है 10 डेसिबल होती है। एक बेल में 10 डेसिबल। अगर बेल डेसिबल नहीं दिया रहेगा तो बेल मारिएगा, क्योंकि बेल बड़ा मात्रक होता है। बेल ग्रेटर देन कहिएगा डेसिबल। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 डेसिबल बराबर होता है 1/10 बेल होती है। जितनी बातें मैं लिखवा रहा हूं ना, वो समझिएगा कि छपने वाली क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये सही है। ध्वनि की इकाई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? बेल या डेसिबल कहिएगा। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई होती है। तो आप कहिएगा कि सर अश्व शक्ति की इकाई है, वाट ना होती है? तो भाई मेरे, वाट भी होती है, किलो वाट भी होती है, अश्व शक्ति भी होती है। और 1 HP जो होती है ना, 746 वाट के बराबर होती है। 1 HP बराबर 746 वाट के बराबर होती है। लेकिन ये FPS पद्धति में होती है। FPS पद्धति में होती है। फुट पाउंड सेकंड पद्धति में होती है। वही अगर मीट्रिक पद्धति में पूछा जाएगा तो 1 HP बराबर 735.5 वाट होती है। ये हमारा मीट्रिक पद्धति में होती है। किसमें? मीट्रिक पद्धति में होती है। ये मीट्रिक पद्धति में ये होती है। समझ गए बात ना? तो ये लीजिए, याद रखेंगे। 1 HP में 746 वाट होती है। फुट पाउंड सेकंड पद्धति में, अंग्रेजों की पद्धति में, ब्रिटिश पद्धति में होती है। और यहाँ 1 HP बराबर 735.5 वाट होती है। ये मीट्रिक पद्धति में होती है। ये भी सही है। लेकिन सेल्सियस उष्मा की इकाई है। गलत हो गया, ये मिलान गलत है। उष्मा का इकाई जो होती है जूल होती है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, सेल्सियस नहीं होती है, ताप की इकाई होती है। किसकी इकाई है ये? ताप की इकाई है। ये ताप की इकाई हमारा है ये। तो ये बताइएगा, गलत हो गया कि नहीं? ये मिलान यहाँ से यहाँ गलत हो गई भाई। यहाँ दोनों इकाई अलग अलग होती। उष्मा की इकाई जूल होती है, लेकिन सेल्सियस ताप की इकाई होती है। समझ गए बात ना? समझ गए, बुझ गए आप लोग यहाँ से। तो ये हमारे प्रश्न का गलत मिलान है। अगला नंबर सवाल आ जाइएगा। देखिए, ये सवाल आपको बताए भी थे एक बार। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। किससे? एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ किस त्वरण से जा रहा है? एक समान त्वरण से। तो एक समान त्वरण से जा रहा है तो वेग लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बात को समझिएगा आप लोग। एगो हम तेल का टैंकर बना दे रहे हैं। भाई हमको तो गाड़ी बनाने आता नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं। तेल का टैंकर है। और ये बता दीजिएगा, यहाँ पर हमारा हो गया गाड़ी का, यहाँ पर हमारा हो गया, लीजिए भाई, अगिल का चक्का कर दिया जा रहा है। यहाँ पर ड्राइवर साहब अपना हैंडल को दम संभाले हुए हैं, ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं और इसमें तेल भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें तेल यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ तक हमारा तेल यहाँ तक भरा हुआ है और एक समान त्वरण से जा रहा है।
तो जब एक समान त्वरण से जा रहा है, सुनिए मेरी बात, जब हम गाड़ी में एक समान त्वरण से जाते हैं तो किधर की ओर, कहिएगा बल लगता है आगे की ओर, लेकिन हमारा झुकाव किधर रहेगा, पीछे की ओर रहता है। तो ये बताइएगा टैंकर आगे की ओर जा रहा है तो इसका जो पीछे वाला जो हमारा पानी का जो तेल का स्तर है वो क्या रहेगा, उठा हुआ रहेगा। थोड़ा क्या रहेगा, उठा हुआ रहेगा, यही ना है, उठा हुआ थोड़ा रहता है। तो यहाँ पर गहराई यहाँ के अपेक्षा ज़्यादा है कि कम है, तो यहाँ पर गहराई हमारा h हो गया और यहाँ पर गहराई हमारा हो गया h डैश हो गया, h डैश हो गया। तो बता दीजिएगा h डैश कह दीजिएगा ग्रेटर देन h से। तो यही बात तो कह रहा है, एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ, तेल का जो मुक्त पृष्ठ होती है बताइएगा आपका कह रहा है कि क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज कब बना रहेगा, जब एक समान वेग से जाएगा तब। कह रहा है कि क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पीछे सिरे पर कम गहराई होगी। नहीं सर, पिछलका सिरा पर जो है ना ज्यादा गहराई होगी, गलत हो गया। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा, आनत माने क्या, इंक्लाइंड होगा। क्षैतिज से इस प्रकार इंक्लाइंड होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। एकदम सही जवाब सी नंबर आ रहा है, आ रहा है ना सी नंबर। थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए, आग्रह है, निवेदन है आपसे, नम्र निवेदन है, निवेदन नहीं नम्र निवेदन है आपसे। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल भी शानदार सवाल है, जानदार सवाल है, और लीजिए जानदार डिस्कशन भी करवाऊंगा मैं आपका इसका भी। यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड के, कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए, 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में हम फेंकते हैं, फेंका जाए तो क्या होगा। कह रहा है कि यह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, नहीं जाएगी। आप वस्तु को पलायन वेग से थोड़े फेंके हैं, वस्तु को पलायन वेग से नहीं फेंके हैं। अगर किसी वस्तु को यहाँ से पलायन वेग से फेंका जाएगा तो सदा के लिए ऊपर चला जाएगा, पुनः लौट कर वापस नहीं आएगा, वही उस वस्तु का पलायन वेग होती है। सुनिए, यहां से एक वस्तु को हम फेंकते हैं, ऐसे फेंक दिए, ऊपर गया, लौट कर चला आया, मतलब कि यह वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कहां है, अंदर है। यह वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर है, तब ना लौट कर चला आया। थोड़ा और जोर से फेंकिए, फिर जाएगा, कुछ ऊंचाई को प्राप्त कर लौट कर चला आएगा। फिर ये कह दीजिएगा वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर ही है। इस वस्तु में कम से कम कितना का वेग दिया जाए कि सदा के लिए ऊपर चला जाए, पुनः लौट कर वापस नहीं आए, वही उस वस्तु का आपका पलायन वेग होती है। तो कहिएगा वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से फेंकी जाए तो वो सदा के लिए ऊपर चली जाए, पलायन वेग कहलाती है। आप लोगों को पता होना चाहिए ना पलायन वेग। तो ये पलायन वेग की बात करते हैं, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी की बात किया जाए कि सरकार ये एस्केप वेलोसिटी क्या है हमारा, तो ये एस्केप वेलोसिटी कहिएगा वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से फेंकी जाए तो वो सदा के लिए ऊपर चला जाए, पुनः लौट कर वापस नहीं आए, वही उसका पलायन वेग होती है। तो पलायन वेग बताइएगा पृथ्वी सतह के लिए, पृथ्वी सतह के लिए बताइए कितनी होती है। तो यहाँ पर मिल जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। अगर वही पूछ दिया जाए कि चंद्रमा के लिए कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा के लिए अगर पलायन वेग का मान पूछिएगा तो इसके रिस्पेक्ट में कम होती है। चंद्रमा के लिए बराबर 2.37 और लगभग कह देते हैं 4, 2.37 और इसी को लगभग कह दीजिएगा 2.4 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी, किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो बताइएगा चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कम होता है, वही पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके वजह से चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान क्या होती है, कहिएगा कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कम होती है। तो बातें को समझ गए आप लोग ना, बातें समझ गए होंगे। अब एक चीज देखिएगा, कह दिया जाए कि पलायन वेग के लिए सूत्र जो होती है ना, पलायन वेग जो हमारा होती है,
स्पेस से कम मिलता है, तो कबाड़ देते साहब। पलायन वेग बराबर रूट अंडर होती है 2gm/r होती है, और इसी को आप लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2gr। 2gr भी लिख सकते हैं। कहाँ से आया ये बता सकते हैं आप लोग। m बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान है, m बराबर हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, और r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या हो गया, r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और याद रखेंगे पलायन वेग का मान, जिस वस्तु को हम लोगों ने फेंका, जिस वस्तु को हम लोगों ने फेंका वो उस वस्तु के द्रव्यमान की चर्चा किया गया है, नहीं किया गया है। मतलब कि पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। यह पृथ्वी, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, नहीं जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी। कहिएगा नहीं, नहीं, राइट ऑप्शन इज बी, नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 का कौन होने वाला है, तो कहिएगा जी सर जी 3 का बी नंबर ऑप्शन सही आएगा। पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, ये भी लिख दे रहे हैं। कहिएगा पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है। चलिए ये बातें समझ गए होंगे। दिखाई दे रहा है ना, जो हम लिख रहे हैं वो दिखाई देना चाहिए, और नहीं दिखाई देगा तो सारा बेकार है, तब सब बेकार है, तब लिखा हुआ सारा का सारा बेकार कहलाएगा। तब हो गया यहाँ पर अंतिम हमारे सवाल का सही जवाब भी नंबर ऑप्शन आ गया। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये अगला नंबर सवाल कह रहा है ना कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु प्रयुक्त हो, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु प्रयुक्त हो वो कौन होती है। गैस थर्मामीटर नहीं, तो गैस थर्मामीटर में हमारा 3 गो होती है। देखिएगा तो एगो होती है हाइड्रोजन गैस, एगो होती है नाइट्रोजन गैस, और एगो होता है हीलियम गैस। समझ गए ना। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है ना -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मापता है, -200 से 500। नाइट्रोजन जो होती है -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापेगी। कितना तक? 1500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को। और हीलियम गैस -200 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को मापती है। कौन गैस? तो कहिएगा कि हीलियम गैस। तो गैस थर्मामीटर में 3 गो होती है, एगो हमारा हाइड्रोजन होती है, एगो नाइट्रोजन होती है, और एगो हीलियम होती है। बात समझ गए ना। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम। तो ये तो बताइए 2000 तक के मेजरमेंट करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। पारा थर्मामीटर तो पारा थर्मामीटर का रेंज होती है -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये भी नहीं मापेगा। इसका मतलब कि पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। पारा -39, जितना बतला रहे हैं उतना पढ़ लीजिए। एग्जाम में, एग्जाम से निकल कर आइएगा तब हमसे मुलाकात कीजिएगा कि कोई मास्टर पढ़ाया था। मैं नहीं, ये कलम बोलता है, कलम बोल कर आएगा आपके एग्जाम का। ये मैं सारा बातें एग्जाम की बातें बता रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन नहीं करवाया हूँ। मैं हमको पढ़ाते हुए लगभग 23 साल हो गया। 23 साल का अनुभव ये बता रहा है कि किस एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछी जाती है। चाहे बिहार में कोई भी एग्जाम हो, चाहे क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे कलेक्टर का एग्जाम हो, चाहे टीचर का एग्जाम हो, चाहे आपका हेडमास्टर का एग्जाम हो। ये देखिएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो होती है ना, स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है। स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखेंगे ये आधारित है। और याद रखिएगा ये कहता है ना उच्च तापमान को मापता है। कहिएगा उच्च तापमान को मापता है। ये उच्च तापमान को मापता है। और इससे टेम्परेचर मापना हो ना तो ये कहता है, जानते हैं क्या, कि अरे भाई हमसे किसी वस्तु का टेम्परेचर मापना हो ना तो उसका टेम्परेचर कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कम से कम 800, अधिकतम का कोई सीमा नहीं है हमारा। अधिकतम जितना टेम्परेचर मापना है हमसे माप सकते हैं। तो बताइएगा यह कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान को
के तापमान को मापता है, तापमान को मापता है तथा इसका अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, तथा इसका अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, इसका अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। याद रखेंगे सूर्य के तापमान को किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। तो कहा जाए कि सूर्य के तापमान को किससे? पायरोमीटर से मापा जाता है। सूर्य के तापमान को, भट्टियों के तापमान को, सूर्य के तापमान को, भट्टियों के तापमान को किससे मापेंगे? पायरोमीटर से। तो बताइए, पूरा इतिहास लिख दिया गया है। एक बात बताइएगा, आपका पारा का हिमांक कितना होती है? पारा का ये हिमांक होती है, पारा का हिमांक बिंदु होती है, पारा -39 पर जम जाता है। इससे कम टेम्परेचर का ये मेजरमेंट नहीं कर सकता है। इससे कम टेम्परेचर का अगर मेजरमेंट करना है द्रव थर्मामीटर से तो अल्कोहल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल -112 होता है उसका मिनिमम रेंज और अधिकतम होता है 78। तो लीजिए प्रश्न का जवाब सी नंबर हो गया। सी नंबर लीजिए, हो गया ना। ये सारा इतिहास लिख दिया गया है। अब लीजिए, ये ऐतिहासिक क्वेश्चन है, ये भी ऐतिहासिक क्वेश्चन है। हम जैसे बतला रहे हैं ना वैसे समझ लीजिएगा, हम जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है बता दीजिएगा। आप लोग कैसे याद किए हैं आप लोग? तो हम जो कह रहे हैं वैसे याद कीजिएगा। ये जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको ऐसे याद रखेंगे। लीजिए देखिए कैसे याद रखना है। RMIVUXG जी, यही ना है, RMIVUXG। यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं तो याद रखेंगे तरंग दैर्ध्य का, ये कह दीजिएगा तरंग दैर्ध्य का घटते क्रम हो गया, घटते क्रम। याद रखेंगे आवृत्ति और ऊर्जा का बढ़ते क्रम, आवृत्ति एवं ऊर्जा का बढ़ते क्रम हो जाएगा, आवृत्ति और ऊर्जा का बढ़ते क्रम हो जाएगा। सबकी चाल प्रकाश की चाल के समान होती है, सभी उदासीन होते हैं, सभी उदासीन होते हैं, इस सब पर कोई चार्ज नहीं होता है, सभी उदासीन होते हैं, सभी उदासीन होते हैं। सही जवाब हो गया यहाँ पर। याद रखेंगे सबकी चाल जो होती है, चाल बराबर कहिएगा प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के बराबर सबकी चाल होती है। तो आप कहिएगा कि सर जी यार लिख दिए, एम लिख दीजिए। अरे यार हम जो बतला रहे हैं पढ़ लीजिए ना, ये पढ़ लीजिए, काफ़ी है आपके लिए, एनफ है ये। आर का मतलब होता है रेडियो वेव, आर बराबर होता है रेडियो वेव होती है, रेडियो वेव जिसका खोज मार्कोनी साहब ने किया था। एम माने होती है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जिसका उपयोग हम लोग जो रडार में करते हैं, क्या चीज़ में? रडार में या माइक्रोवेव ओवन में करते हैं। ये बताइए। आई का मतलब होती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड होती है, औरक्त तरंग होती है। इंफ्रारेड माने क्या होती है? इसी का नाम हो गया औरक्त तरंग, औरक्त तरंग कह दिया जाए। इसको कह दीजिएगा सूक्ष्म तरंग कर दीजिएगा, सूक्ष्म तरंग कर दीजिएगा। यहाँ पर रेडियो हो गया, यहाँ पर भी का मतलब होता है विजिबल, दृश्य प्रकाश होता है, जिसका खोज महान वैज्ञानिक फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन साहब किए थे। और ये बताइएगा यू का मतलब होती है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट होती है। और ये बता दीजिएगा एक्स का मतलब हो गया एक्स रे, क्या हो गया? एक्स बराबर हो गया एक्स रे हो गया। और जी का मतलब होती है गामा रे, जी बराबर क्या हो गया? गामा रे हो गया। और आप ही लोग जवाब दे दीजिए, अब हमें जवाब नहीं आया, आप लोग जवाब दीजिए, हमारा काम है बता देना आपको, आप खुद ब खुद सीख जाइए। RMIVUXG, इधर से इधर जा रहे हैं, यही याद रखिएगा।
जाएगा RMIVUXG। यही बातें याद रखेंगे। इधर से इधर जा रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, रेडियो का। सबसे कम किसका होगा, गामा का। बताइए आवृत्ति और ऊर्जा का बढ़ते क्रम। इधर तरंग दैर्ध्य जब घटेगा तो आवृत्ति और ऊर्जा क्या करता है, बढ़ता है। तरंग दैर्ध्य घटता है तो आवृत्ति और ऊर्जा बढ़ता है, क्योंकि E बराबर होता है hc बटा लैम्डा। और यहाँ पर कह देते हैं कि यहाँ पर हम लोग कह देते हैं न्यू बराबर होती है c बटा लैम्डा। हमने दोनों सूत्र लिख दिया। जिनको पता होगा ये समझ जाएंगे कि क्या चीज मैं करवा रहा हूं। तो लीजिए तरंग दैर्ध्य आवृत्ति और ऊर्जा का बढ़ते क्रम हो गया। तो कह रहा है कि किसकी ऊर्जा अधिकतम होगा, गामा है क्या, कोई गामा नहीं है तो हटाइए उसको। एक्स रे है क्या, तो हाँ सर एक्स रे है। गामा नहीं है तो एक्स रे है, तो इस सब में सबसे ज्यादा किसका होगा, एक्स रे का होगा। समझ गए ना बात, एकदम एकदम एकदम। कहाँ से, अरे यार इस सब में पूछ रहा है किसका सबसे ज्यादा होगा, तो सब ऑप्शन में थोड़े देगा, 1 2 3 4 5 6 7 गो ऑप्शन थोड़े देगा। अरे भाई मेरा ऑप्शन 3 गो है, कर इस तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा, एक्सरे का हो गया। समझ गए ना बात। हाँ लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। ध्वनि तरंगे बताइएगा ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। कह रहे कि केवल ठोस माध्यमों में चल सकती है, केवल गैस में चल सकती है। लो भाई अब ये बताइएगा ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि की चाल, ध्वनि की जो चाल होती है सबसे ज्यादा किस में होती है, ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम जो होती है गैस में होती है। तो ये बातें तो सही है हमारा। ध्वनि तरंगे जो होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है। तो कह रहा है कि ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, केवल ठोस माध्यमों में, दोनों में चल सकती है। सही जवाब। तो ये तो गलत हो गया, केवल गैस में चल सकती है। तो भाई ये दोनों से अच्छा ऑप्शन कौन है हमारा, 1 नंबर ऑप्शन है ना। हर एक माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है, हर एक माध्यम में स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होती है। लिखिए ये तो साउंड से हर एक बार क्वेश्चन आ रही है। अब लीजिए अगला सवाल है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों। आप बताइएगा दो वस्तु है दो वस्तु है, दोनों के बीच विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तब विद्युत धारा का प्रवाह कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तब ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होती है। तो कह देंगे कि मतलब कि आवेश का प्रवाह होगा तभी, आवेश प्रवाहित होगा तभी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो चलिए विद्युत धारा कहा जाता है, पहले इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो हम कह देंगे कि विद्युत धारा I बराबर हो गया Q बटा T, यही ना कहते हैं। तो कहेंगे कि आवेश कब प्रवाहित होगा, आवेश है तो आवेश प्रवाहित कब होती है, जब कहिएगा आपका विभवांतर होती है तब। जब विभवांतर होगा तो आवेश बहेगा, तब विभवांतर को ही कहते हैं विद्युत दाब कहते हैं, विभवांतर को ही विद्युत दाब कहते हैं। तो समझ लीजिएगा विभवांतर की बात करते हैं, विभवांतर बराबर होती है विद्युत दाब होती है या वैद्युत दाब होती है। जब बताइएगा विभवांतर होगा विभवांतर जो होती है आवेश को धक्का देती है, कहिएगा आवेश को चलने के लिए धक्का, आवेश को धक्का देती है। ये धक्का देती है कौन, हमारा विद्युत का दबाव होती है जो विभवांतर होती है। जब हमारा विभवांतर दोनों का समान होगा तो आवेश, विभवांतर जब 0 होगा तो आवेश को धक्का देगा, नहीं देगा। तो याद रखेंगे, कहिएगा कि विभवांतर के अधीन, आप लोग पढ़ेंगे कैसे कि विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसको और ऐसे तोड़ सकते हैं कि विभवांतर के अधीन, विभवांतर के अधीन, बात को समझना है, विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत
धारा कहा जाता है। तो अगर विभवांतर 0 हो गया तो बताइए आवेश बहेगा? नहीं बहेगा। तो कहिएगा कि विभवांतर, तो समान आविभव, समान अगर विभव होगा तो विभवांतर 0 होगा, और जब विभवांतर 0 होगा तो आवेश को धक्का नहीं देगा, और जब आवेश नहीं बहेगा तो भाई उससे धारा भी नहीं उत्पन्न होगी। एकदम बी नंबर ऑप्शन सही है। लाजवाब आंसर, बहुत अच्छा आ रही है। लगे रहिए आप लोग, जुड़े रहिए। थोड़ा समझने में तो हमको समय लगेगा, लेकिन एक बार समझ जाइएगा ना तो एग्जाम क्रैक कर आइएगा। मैं वही चीज बतला रहा हूँ, फुल्ली एनसीईआरटी की बातें, सब बातें एनसीईआरटी में मिल जाएगी, सब क्वेश्चन मिल जाएगी आपको। लीजिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होती है। सही बात है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। क्यों प्रकाश सीधी रेखा में चलती है? क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, इसका तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। ऐसा कोई ऑप्शन है? यह छोटे छोटे कणों से बना होता है। प्रकाश जो होती है ना, ये प्रकाश जो होती है दोहरी प्रकृति शो करती है। प्रकाश की बात किया जाए, प्रकाश, सुनिए मेरी बात, प्रकाश की बात करते हैं तब विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत, अभी भी बताएं ना, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अगर प्रकृति की बात करते हैं तो इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स होती है। इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। और बताइएगा चलने के पथ को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। कहिएगा सीधी रेखा में चलती है तथा चलने के पथ को किरण कहते हैं, पथ को किरण कहते हैं, चलने के पथ को किरण कहते हैं, रे कहते हैं, चलने के पथ को किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरण जो होती है ना, समानांतर भी हो सकती है। एक बिंदु पर क्या सर, कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है? एक्सरसाइज नहीं चल रहा है, यहाँ पर बैटिंग चल रही है, यहाँ पर वनडे मैच चल रही है। सर देखिए, एक्सरसाइज नहीं चल रही है, आप लोगों का MCQ चल रही है, जो हर एक दिन आप लोगों का चलता है, हर एक दिन जो चलता है वही MCQ चल रही है। सर आप मेरे को भूल गए? कौन है भाई, कौन है हमारे? हम किसी को नहीं भूलते हैं, हम सबको अपने दिल में बसा कर रखते हैं। चलिए थोड़ा सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हम जो बातें लिख रहे हैं वो डाइजेस्ट कीजिए आप लोग, ये डाइजेस्ट कर जाइए और एग्जाम में जाकर उसको एकदम वहां पर उगल दीजिए। तो देखिए, प्रकाश के बारे में देखते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती है, सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तथा प्रकाश के चलने के पथ को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलती है? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। ऐसा कोई ऑप्शन है? प्रकाश बहुत अधिक होती, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में जो होती है सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल का अध्ययन सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाश की चाल का अध्ययन सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। सी नंबर ऑप्शन सही आ गया। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना चित्र क्या होता है? उत्तल दर्पण की बात करते हैं, सुनिए। तो ये हमारा उत्तल दर्पण, यहाँ देखिए सर, यहाँ पर हमारा ये हो गया उत्तल दर्पण हो गया। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। क्लियर हो गया? अब लीजिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये रहा कहानी, यहाँ पर P रहा, यहाँ पर F रहा, यहाँ पर हमारा क्या रहा? C रहा। तो ये जो है ना उत्तल दर्पण, जब भी प्रतिबिंब बनाता है, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, यहाँ से लग रहा है ना कि यहाँ से होकर ये क्या करती है? निकल जा रही है। तो एक बात बताइएगा, जब भी ये प्रतिबिंब बनाता है ना, दोनों के बीच में बनाता है, दोनों के बीच में बनाएगा। कैसा बनाता है? काल्पनिक, सीधा और वस्तु के आकार से बहुत छोटा, आप वस्तु के आकार से छोटा, ठीक ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होती है, प्रतिबिंब की बात किया जाए तो कैसा होती है? तो कहिएगा यहाँ पर होती है काल्पनिक होती है। यही हमारा आभासी होती है, काल्पनिक या आभासी कह दीजिएगा। आभासी हो गया, काल्पनिक हो गया या आभासी हो गया, सीधा हो गया तथा वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा होती है।
आकार से छोटा। जब इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होती है तो बता दीजिएगा आवर्धन क्या आएगा। पूरी कहानियां लिख दे रहे हैं। आवर्धन मैग्निफिकेशन का मान 1 से कम आएगा और वो भी आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होती है धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। तो ये पूरी कुंडली लिखी हुई है और ये जब भी प्रतिबिंब बनाता है आपका एफ और सी, आपका एफ और पी के बीच में बनाता है। सीधा और छोटा, सीधा और आवर्धित, गलत हो गया। सीधा और आवर्धित बनाएगा तो ये कौन बनाएगा? सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कौन बनाएगा? तो दर्पण में अवतल दर्पण और लेंस में उत्तल लेंस बनाएगा। कब बनाएगा? कंडीशन है उसके लिए। वो आपका उल्टा और छोटा, उपयुक्त में से कौन? हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कह रहा है कि इसमें से कौन स्टेटमेंट सही नहीं है। आपका मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी को कहते हैं TIR कहते हैं। तो ये बात तो सही है। सुनिए मेरी बात, क्या है ये घटना पहले समझ लीजिएगा। कहते हैं कि हम लोग जब बालू के कण पर, जब रेगिस्तान में जाइएगा और बालू के कण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो आगे आपको पानी दिखाई देती है, पानी दिखाई देती है, लेकिन वहां जाइएगा तो पानी आपको नहीं मिलेगा। वैसा ही घटना आप लोग, हम लोग, सब लोग देखते हैं। कहां पर? जब पिच वाली सड़क होती है, पिच वाला सड़क देखे हैं ना, पिच वाला सड़क, और जब आप उस पर लाइट पड़ता है, पिच वाली सड़क पर जब लाइट पड़ती है, या मानकर चलिए ना दोपहरिया में धूप, जब उस पर धूप खिली हुई रहती है धूप, तो देखिएगा आगे देखिएगा तो पानी दिखाई देगा कि सड़क के, आपका सड़क पर क्या है? पानी है। लेकिन वो आंख का एक भ्रम है। इसी दृष्टि भ्रम को कहा जाता है मारीचिका कहा जाता है, मिराज कहा जाता है। और ये जो घटना है ना, ये प्रकाश के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो TIR की घटना का उदाहरण है, जैसे हीरा का चमकीला मालूम पड़ना, कांच टूट जाता है तो कांच में आई दरार का चमकीला मालूम पड़ना, ये भी हमारा प्रकाश के TIR की घटना के अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल है। तो ये बात सही है कि ये TIR की घटना का उदाहरण है, एकदम सही है। चलिए अब यहां पर कह रहा है कि सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही बात है। सर्च लाइट की बात करते हैं, गाड़ियों के हेड लाइट की बात किया जाएगा, चाहे आपका इस सब में हमारा टॉर्च का परावर्तक सतह की बात करेंगे तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक छोटा छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये हमारा गलत है। तब बताइएगा डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन दर्पण का? तो कहिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये हमारा गलत हो गया और सही जवाब गलत ही पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो बताइएगा, यही ना बातें हैं हमारा प्रकाश के TIR की घटना के लिए। ये वो पॉइंट हम लिख दे रहे हैं। प्रकाश के TIR की घटना के लिए, TIR की घटना के लिए प्रकाश की किरण को विरल माध्यम से, आपका सघन माध्यम से विरल में जाना होता है। प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से, डेंसर मीडियम से, रेयर में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होता है, माध्यम में जाना होता है। सही जवाब हो गया। तो कह रहा है कि प्रकाश के TIR की घटना के लिए प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होता है, विरल माध्यम में जाना होता है, ये गलत हो गया। और यहाँ पर जो बात मैं लिखा हूँ, इस बात का इस्तेमाल हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, साउंड बफरिंग कर रहा है। चलिए साउंड बफरिंग नहीं होगा, अब हम इसको लाते हैं नजदीक।
तो ये बताइए, ये आंसर हमारा सही हो गया, यानी कि गलत कथन सुनने के लिए कह रहा है, गलत मिल गया यहाँ पर। लीजिए ये तो बता दीजिएगा, ये सब लोग बता दीजिएगा, ज्योग्राफी भी पढ़े होंगे तो बता दीजिएगा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल की, मध्य मंडल की, समताप मंडल। तो ये बताइए समताप मंडल में तो भैया वो उड़ता है कौन? ये सब एरोप्लेन की कहानी हो गया, हवाई जहाज, एरोप्लेन की कहानी हो गया। लेकिन अगर हम लोग आयन मंडल की बात करेंगे तो ये जो हमारा होती है, ये सब घटनाएं होती है कौन मंडल में? आयन मंडल में होती है, आयनोस्फीयर में होती है। कौन नंबर हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। कौन नंबर हो गया? तो 1 नंबर आपके प्रश्न का सही जवाब आ गया, सही में प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आगे हम लोग आंसर हो गया कौन? अब जवाब दे दीजिए फटाफट, आप लोग अगले सवाल की ओर आ जाइएगा। क्या कह रहा है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होती है? हम जैसे बता रहे हैं वैसे समझ लीजिएगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको और थोड़ा यहाँ पर लीजिए। 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, और आप आगे बढ़ जाइए। सर यहाँ पर कर दें, क्या नहीं हो रहा है? 10 तक ना नहीं हो रहा है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, 3 डिग्री हो गया, ये 4 डिग्री हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 6 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। और आगे आपको बढ़ जाना है, जहाँ तक बढ़ना है आप बढ़ जाइए, स्वतंत्र हैं इसके लिए। अब समझिएगा इस बात को, जो हम लकीर पाड़ रहे हैं वो लकीर वाली बातों को ज़्यादा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हो गया इस तरह का, हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये लीजिए, ये लीजिएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर गया ना, इसके बाद में हमारा ये घटने लगा, इसके बाद घटने लगा। अब लीजिए यहाँ पर हो गया सबसे ज़्यादा हो गया, इसके बाद में हमारा कम होने लगा, ये कम हो गया। ये बातें हैं। फिर यहाँ पर बढ़ने लगा हमारा, देखिए फिर यहाँ पर हमारा बढ़ने लगा, फिर हमारा बढ़ने लगा, फिर हमारा ये बढ़ने लगा, फिर हमारा ये क्या होने लगा? बढ़ने लगा। तो एक बात बता दीजिएगा, यहाँ पर कह दीजिएगा घनत्व हो गया और यहाँ पर कह दीजिएगा आयतन हो गया। यहाँ पर आयतन हो गया, ये हो गया हमारा मिनिमम, ये हो गया मिनिमम, और ये हो गया मैक्सिमम। यहाँ पर हो गया क्या? मैक्सिमम। ये हो गया मैक्सिमम। सुनिए मेरी बात ध्यान से, जब पानी को गर्म किया जाएगा, ये लकीर पर ध्यान दीजिएगा, ये सीढ़ी पर ध्यान दीजिएगा। ये बताइए सीढ़ी हमारा बढ़ रहा है, छत पर चढ़ रहे हैं हम लोग, सीढ़ी बढ़ रहा है और ये सीढ़ी घट रहा है। मतलब कि इसमें छत पर चढ़ रहे हैं और इसमें छत पर से उतर रहे हैं। फिर यहाँ पर है छत पर से उतर रहे हैं, छत पर चढ़ रहे हैं। तो बताइए जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं, पानी को जब गर्म करेंगे 0 से आगे जहाँ तक बढ़ना है बढ़ जाइए। जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो घनत्व पर क्या फर्क पड़ेगा? तो घनत्व पहले क्या होगा? तो कहिएगा बढ़ेगा। कहां तक? 4 तक। 4 पर आकर मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद घनत्व करेंगे, आयतन पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 0 होगा ये बेचारा बर्फ में बदल जाएगा और यहाँ पर इसका आयतन बढ़ जाएगा। तब ना हम लोग कहते हैं कि ठंडे प्रदेशों में जब नल में पानी जम जाता है तो वो फैल जाता है, क्योंकि जब पानी बर्फ में बदलेगा तो वो फैलेगा ना, जिसके कारण पाइप जो है ना वो टूट जाती है, पाइप लमड़ जाती है। या बोतल में पानी रखकर पानी को जमा दीजिएगा तो आयतन बढ़ जाती है, जिसके कारण बोतल, कांच की बोतल टूट जाती है और हमारा ये प्लास्टिक का बोतल फैल जाती है। तो क्या कह रहा है कि आयतन के बारे में कह रहा है कि 0 से 10 तक। तो बताइए आयतन पहले क्या होगा? घटेगा। आयतन, पानी को जब गर्म किया जाएगा, पानी 0 पर है, गर्म करेंगे तो पहले वो सिकुड़ेगा। पहले वो क्या करेगा? सिकुड़ेगा। पहले सिकुड़ेगा उसके बाद बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। हमारा काम था समझाना इसको, और आप लोग समझ गए होंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, सुनिए 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन, चाहे 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम, पर शुद्ध जल का घनत्व जो होती है, अधिकतम
अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होती है। अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होती है। आयतन न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। चलिए यही तो कहानी है, यहाँ पर कहानी का अंजाम आप लोगों ने दे दिया ना अंजाम, ये आंसर हो गया। और हमारा हमसे पूछा जाएगा कि पानी का शुद्ध जल का घनत्व तो कितना पर ज्यादा, टेम्परेचर पूछेगा तो कितना पर ज्यादा, तो कहिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर डिग्री सेल्सियस में नहीं रहेगा तो कितना मारिएगा, 277 केल्विन मार दीजिएगा, ठीक है। अच्छा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, सेल्सियस में भी, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, तीनों में दे दिए हैं। लीजिए निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन है। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या समान, कहिएगा न्यूट्रॉन की संख्या समान। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या समान, संख्या समान होनी चाहिए। सम न्यूट्रॉनिक वही होती है। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जाता है, जैसे हमारा हो गया, जैसे सोडियम की बात करते हैं, Na 11 और 23 हो गया। चलिए सोडियम नहीं, यही वाला बात ले लीजिए, कार्बन 6 और 12 हो गया। तो ये बताइएगा, ये द्रव्यमान संख्या हो गया, ये परमाणु संख्या। तो n निकालिएगा तो A - Z, तो 12 - 6 बराबर 6 हो गया। तो सब में से ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा दीजिएगा तब ना न्यूट्रॉन मिलेगा। तो ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन। तो इसमें बताइएगा कितना न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो इसमें न्यूट्रॉन 6 गो, इसमें को गो होगा, तो कहिए 14 में से 7 जाएगा तो 7 गो, इसमें से कितना होगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 गो, नहीं ना हुआ। इसमें बताइएगा कितना होगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना, 8 गो, यहाँ 15 में से 7 जाएगा तो 8 गो, यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा तो 8 गो। यही हमारे प्रश्न का सही जवाब हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होता है तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दिया जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाता है। याद रखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होती है, ये भी बातें याद रखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, नहीं होता है, तो सही बात है कि नहीं होता है। चलिए बन गया यहाँ पर प्रश्न का सही जवाब, 13 नंबर का जवाब आ गया। अब लीजिए भाई 14 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो रेडियो सक्रिय तत्व द्वारा उत्सर्जित जो हमारा किरणें होती है, रेडियो सक्रिय तत्व द्वारा उत्सर्जित किरणें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट द्वारा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट द्वारा उत्सर्जित देखिए कहा जाएगा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, सुनिए मेरी बात, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो परमाणु जो होती है, वो नाभिक जो होता है अस्थायी होता है, और अस्थायी होने के लिए अल्फा बीटा गामा जैसे कि उस अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो उत्सर्जित किरणें की बात करते हैं। किरणें कौन कौन होती है, तो कहिएगा कि यहाँ पर होती है अल्फा किरण होती है, तो कहिएगा अल्फा कण से मिलकर बना होता है, अल्फा कण से बना होता है, अल्फा कण से बना होता है, ये अल्फा कण से बना होता है। और अल्फा कण की बात करेंगे तो इसी को हीलियम का नाभिक कहा जाता है। हीलियम कह दीजिएगा, यहाँ पर कहिएगा 2 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कह दीजिएगा प्लस। तो इस पर 2 इकाई धन आवेश होता है, अल्फा कण से बना होता है और इस पर 2 इकाई धन आवेश होती है। अगर कह दिया जाए कि बीटा किरण होता है तो इसको इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहा जाता है। बीटा किरण को क्या बोलते हैं, ये कहिएगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहा गया है ये। और गामा किरण की बात करते हैं, गामा किरण तो ये कह दीजिएगा उदासीन होती है, ये हमारा उदासीन होती है। तो ये बताइएगा इलेक्ट्रॉन पर -4 तो ये ऋणावेशित होती है, ये धनावेशित होती है। राइट ऑप्शन इज कौन हो जाएगा, तो कहिएगा अल्फा किरण हो जाएगी, अल्फा किरण हो जाएगी ना। हाँ एकदम सही जवाब हो जाएगा, मैंने सारी बातें वहाँ लिख डाला है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है
अलवणीकरण, अलवणीकरण समुद्री जल का, सही बात है, समुद्री जल जो होती है लवणीय जल होती है, तो सही बात है। ये बताइएगा प्रतिलोम परासन, रिवर्स ऑस्मोसिस, आप लोग नाम सुने हैं आरओ वाटर, आरओ वाटर का नाम सुने हैं। आरओ वाटर की बात किया जाए तो ये शुद्ध पानी होता है कि अशुद्ध पानी, तो आरओ का मतलब ही होती है रिवर्स, REVERS, रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। तो इसका मतलब कि रिवर्स ऑस्मोसिस जो होती है पेयजल के लिए, सही है कि गलत है? आरओ वाटर पीते हैं ना, तो वही ना होती है रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। आपका पानी लेता है, फिर वो फिल्टर कर कर बेकार पानी को क्या करता है, निकाल देता है, वही ना रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। और पाश्चुकरण, पाश्चुकरण जो होती है चाय का होता है, नहीं सर दूध का होती है, गलत हो गया, चाय नहीं होगा, यहाँ पर दूध रहता तो सही हो जाता। यही हमारा मिलान गलत है, यही ना मिलान गलत है, यही मिलान गलत हो गई। लीजिए अगला नंबर पर आ जाते हैं, H, सुनिए यहाँ पर COOH और एक और है COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? कार्बोनिक अम्ल नहीं, कार्बोनिक अम्ल का सूत्र जो होती है ना H2CO3 होती है, कार्बोनिक अम्ल का सूत्र H2CO3 होती है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होती है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, इसी का नाम है ऑक्जेलिक एसिड। और इसका सूत्रवा ऐसे लिख दीजिएगा, सुनिए ना कैसे, COOH हो गया और एक और लिख दीजिएगा COOH, और इसी को हम लोग फाइनली ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं हमारा, देखिए COOH हो गया कि नहीं, फाइनली यही होती है। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होती है, तो CH3COOH होती है और इसी का नाम है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड कहा जाता है एसिटिक एसिड। क्वेश्चन पूछेगा कि एसिटिक एसिड में कितने हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, एसिटिक एसिड में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो कहिएगा 3 गो यहाँ पर, 1 गो यहाँ पर, 4 गो होते हैं, क गो 4 गो होते हैं। ये बताइएगा प्रश्न का सही जवाब कौन होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बनाइए ना, सवाल बनाइए, हमारे साथ चलिए, मैं आपको सिखा दूंगा कि साइंस क्या चीज होती है। लीजिए बेकिंग सोडा की बात किया जा रहा है, बेकिंग सोडा क्या है, तो कहिएगा कि इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ये हमारा बेकिंग सोडा नहीं है, सोडियम कार्बोनेट होती है, सोडियम कार्बोनेट होती है, इसी को सोडा ऐश भी कहा जाता है, इसी का नाम है सोडा ऐश, ASH ऐश भी कहा जाता है। एक बात बताइएगा, इसी में अगर वाटर मॉलिक्यूल मिला दीजिएगा Na2CO3 इंटू 10 वाटर मॉलिक्यूल मिला दीजिएगा, 10 गो इसमें रावाकरण का जल मिला दीजिएगा, तो इसी का नाम हो जाएगा वाशिंग सोडा। इसी का नाम क्या है, वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, धोबिया सोडा कहते हैं, धवन सोडा के नाम से जाना जाता है इसको, कौन सोडा, धवन सोडा के नाम से जानते हैं इसको। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, एक और लाइन पर आ जाते हैं। एक बात बता दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा हो गया ये किसी भी चीज का सूत्र नहीं होती है, गलत हो गया, ये बता दीजिएगा, इसी का नाम है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए NaHCO3 होती है, इसी का नाम है सोडियम हाइड्रोजन, HYDROGEN, जैसे जैसे लिखा है लिख दीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दिया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को कहा जाता है बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहिएगा। अच्छा इसी का नाम हो गया खाने वाला सोडा, यही ना हमारा खाने वाला सोडा होती है। लेकिन 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 लोड ले रहे हैं, लोड लेना होगा तो मैं और बताऊंगा इसके बारे में। एक होता है बेकिंग पाउडर, कौन होती है, एक होती है बेकिंग पाउडर होती है, सुनिए कहिएगा कि बेकिंग पाउडर क्या होती है, बेकिंग पाउडर याद रखेंगे बेकिंग पाउडर के बारे में, तो कहिएगा यह NaHCO3 तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होती है, टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होती है, ये मिश्रण होती है, ये हमारा मंद अम्ल होती है। टार्टरिक अम्ल कौन अम्ल है, हमारा मंद अम्ल में आती है, ये हमारा कौन सा अम्ल है, मंद अम्ल होती है। तो ये कह दीजिएगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है भाई मेरे, तो कह दीजिएगा दोनों अलग अलग चीज है सर, इसमें टार्टरिक अम्ल के साथ में ये रहता है, और ये जो हमारा है खाने वाला सोडा छुच्छे यही है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा
जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, या इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कहा जाता है। बहुत, ये प्रश्न से ज्यादा कहीं अच्छा मैंने यहां पर लिखा हूं, इस चीज को याद रखिएगा। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कौन आंसर होने वाली है इसका, आंसर इसका सही जवाब हो गया 3 नंबर। अगला नंबर पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु, निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है ऑक्सीजन, कौन सी धातु जो है ऑक्सीजन जल और अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो ऑक्सीजन जल और अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, कौन नहीं करेगी, जो कहिएगा कि कम अभिक्रियाशील होगा वही, जो कम अभिक्रियाशील होगा वही, मतलब कि उसको हम लोग नोबल धातु के नाम से जानेंगे। उसमें कौन आता है, सोना आता है, प्लेटिनम आता है, ये सब का सब हमारा किस में आती है, तो नोबेल धातु के अंतर्गत आती है। ये सब का सब हमारा नोबेल धातु में आ जाता है, नोबेल धातु के अंतर्गत आती है। ये सब बातें समझ गए कि नहीं समझे आप लोग, यस नो में जवाब दीजिए। बातें समझ गए होंगे आप लोग, हम विश्वास है कि आप लोग बात समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कौन होगा आंसर इसका, तो कहिएगा सोना हो जाएगा। सोना, सोना तू ही मेरा सोना, तू ही मेरा चांदी। मोनोजाइट किसका अयस्क है, बता दीजिए फटाफट। मोनोजाइट, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होती है। मोनोजाइट इज एन ओर ऑफ थोरियम, थोरियम थोरियम थोरियम, TH 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 है कहीं पर, है कहीं पर थोरियम होती है। तो मोनोजाइट जो होती है थोरियम का अयस्क होता है, एकदम याद रखिएगा। पिंच ब्लेंड किसका होता है, तो यूरेनियम का होता है, याद रखेंगे। पिंच ब्लेंड, पिंच ब्लेंड की बात किया जाए तो कहिएगा कि यूरेनियम का अयस्क होती है, यूरेनियम का अयस्क होती है। कहा जाएगा कि सीने बार, सीने बार की बात करते हैं तो ये कहिएगा पारा का अयस्क होती है। यहाँ पर कह दिया जाए सीने बार पारा का अयस्क होती है। गैलेना किसका अयस्क होती है, तो कहिएगा गैलेना हमारा PB का अयस्क होती है, सीसा का अयस्क होती है। चलिए बन गया ना। तो पिंच ब्लेंड, ब्लेंड 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 यूरेनियम का अयस्क है, सीने बार पारा का अयस्क होती है। ये सब बातें याद रखिएगा। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होती है। लीजिए अगला सवाल है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हीरा, ग्रेफाइट, सुनिए मेरी बात। कहा जाएगा कि हीरा हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया, हीरा ग्रेफाइट हो गया, फुलेरिन हो गया। फुलेरिन का नाम क्या है, C60 जिसको कहा जाता है, बकमिंटस फुलेरिन कहते हैं। आपका ग्रेफिन हो गया, ग्रेफिन इत्यादि कहिएगा कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप में आते हैं, अपरूप हैं। एक बात बता दीजिएगा, ये कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है हमारा। इसी के बारे में दुइयेगो के बारे में बता रहे हैं, जो आप जानते हैं आप लोग, दुइयेगो के बारे में बता रहे हैं। हम तो बताएंगे सब आपको, जब आप बैच में आइएगा ना तो मैं सब के बारे में बताऊंगा। C60 को फुलेरिन कहा जाता है, इसी को बकमिंटस फुलेरिन कहते हैं। इसकी संरचना के बारे में अमेरिकी आर्किटेक्चर आपका फुलर साहब ने बताया था, नाम पड़ा बकमिंटर फुलेरिन नाम पड़ा। अगर कह दिया जाए तो इसमें जो होती है ना, इसमें 32 गो फलक होता है, जिसमें 20 गो हेक्सागोनल होती है और 12 गो हमारा पेंटागोनल होती है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। कितना सीखिएगा यार, कितना सीखिएगा आप, सब बातें बताऊंगा मैं, सब सिखाऊंगा आपको। कह रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इनकी विद्युत चालकता समान होती है। नहीं सर, हीरा जो होती है कहिएगा, हीरा कहिएगा विद्युत का कुचालक, विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है, कुचालक। और बताइए कुचालक। और ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट जो होती है ये कह दीजिएगा विद्युत का सुचालक होती है, विद्युत का क्या होती है, सुचालक, सुचालक होती है। चलिए अगली बातों पर आ जाते हैं। तो पहल का हमारा क्या हो गया, गलत गलत, कटुम कुटुम, कटुम कुटुम, कटुम कुटुम, गलत गलत गलत। अब लीजिए उसके पास समान क्रिस्टलीय संरचना होती है। अब यहाँ देखिएगा हीरा के रवों की संरचना, हम सबका खंडन करें। हीरा के रवों की संरचना, रवो खो नहीं कहिएगा, रवों की संरचना, हीरा के रवों की संरचना, हीरा के रवा, रवा कह देना, रवों की, रवा माने क्या होता है, क्रिस्टल्स, क्रिस्टल की संरचना जो होती है, संरचना बराबर होती है टेट्राहेड्रल,
टेट्राहेड्रल होती है। समचतुष्फलक की HEDRL हेड्रल होती है। और ग्रेफाइट का जो रवों की संरचना होती है, ग्रेफाइट के रवों की जो संरचना होती है यह हमारा होती है हेक्सागोनल होती है। क्लियर बातें समझ रहे हैं ना? हाँ, क्लियर हो गया। अब ये बताइए, ये भी गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। उनके पास समान डिग्री के कठोरता होती है। नहीं सर, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ में हीरा आता है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ में हीरा आता है और मुलायम पदार्थ में हमारा ग्रेफाइट आता है। और हीरा की कठोरता महो स्केल पर 10 है। कठोर पदार्थ की कठोरता को एक स्केल में मापा जाता है जिसका नाम है महो स्केल। ये बताइएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन सत्य है? तो कह दीजिएगा कि इसमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तब 20 का क्या नंबर आने वाला है मेरे भाई? तो कहिएगा जी सर जी 20 का हमारे प्रश्न का सही जवाब आ गया, ई नंबर ऑप्शन सही हो गया। 20 का क्या हो गया? ई नंबर हो गया ना? तो हाँ, सही जवाब आ गया ई नंबर। बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल। लीजिए, जल गैस कौन होती है? वाटर गैस की बात करते हैं तो वाटर गैस हमारा ये होती है, वाटर गैस हमारा ये होती है। और यहां पर याद रखेंगे, यहीं पर एगो होती है प्रोड्यूसर गैस। ये लीजिए सर, प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं, या इसी का नाम है भाप, सॉरी आपका वायु अंगार गैस। वायु अंगार गैस की बात किया जाए, जितनी बातें बता रहे हैं वो याद रखिएगा। CO+N2 का मिश्रण होती है, CO+N2 का मिश्रण होती है जिसका नाम है वायु अंगार गैस। बात समझ गए? वाटर गैस CO+H2 का, दोनों में बताइएगा उष्मीय मान जिसका किसका ज्यादा होगा? तो जल गैस का, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन है। क्योंकि हम लोग जानते हैं भविष्य का ईंधन कौन होती है? हाइड्रोजन होती है। 21 का 1 नंबर आ गया। सब लोगों का जवाब आ रही है। कौन सी नोबेल गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबेल गैस? नोबेल गैस कौन है? तो जितना भी इनॉट गैस है वो सब ना नोबेल गैस है। नहीं समझे बात? साइंस कमजोर है आप लोगों का, हम देख लिए, साइंस कमजोर है। अभी तक कितना क्या पढ़े? अभी तक 228वां के 29वां सेट है। इसके पहले क्या पढ़े आप लोग? गोदना गोदे हैं? पढ़िए, पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ना है। पढ़िएगा तभी नौकरी मिलेगी। आप सोचिएगा कि पढ़ाई नहीं करें नौकरी ले लें तो यह असंभव बात है, असंभव है। और मैं उस असंभव को संभव करने के लिए आया हूं। मैं उस असंभव को संभव करने के लिए आया हूं। साइंस में गर्दा उड़ा देना है, समझ गए ना? गर्दा उड़ा देना है। नोबेल गैस की बात करते हैं, इनॉट गैस याद रखेंगे। इनॉट गैस की बात करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं नोबल गैस कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस, ये कौन गैस हो गया? अक्रिय गैस की बात किया जाए। इनॉट गैस की बात करते हैं, ये बताइएगा इसकी बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरी हुई होती है। कौन कौन होती है? तो इसमें आता है हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है। क्रिप्टन क्रिप्टन आता है, जेनॉन आता है। जेनॉन का क्या होती है? एक्सी होती है तथा रेडॉन आती है, तथा रेडॉन आती है एंड रेडॉन आती है। आरएन माने क्या होती है? रेडॉन आती है। कोई है ऑप्शन ऐसा तो बता दीजिए आप लोग, है कोई ऐसा ऑप्शन तो बताइए। तो हाइड्रोजन नहीं सर, ऑक्सीजन नहीं सर, एकदम हीलियम हो गया। हीलियम का परमाणु संख्या जो होती है Z बराबर कितनी होती है? तो कहिएगा 2 होती है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। अगर हम सब का पूछेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबका एटॉमिक नंबर बता सकते हैं आप लोग? अरे भाई मेरे, यहाँ पर कौन हो जाएगा? हीलियम। कौन सा नोबेल गैस है? तो हीलियम हो गया। अगला सवाल का जवाब दे दीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड दांत। सल्फर सही सुमेलित है। सल्फर डाइऑक्साइड का संबंध दांत से है? तो नहीं सर जी, नहीं, दांत से नहीं है। क्या हम लोग दांत को साफ करने के लिए टूथपेस्ट यूज करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड यूज करते हैं? नहीं, क्षारीय पदार्थ यूज करते हैं। क्षारीय पदार्थ जो हमारे मुंह की अम्लीयता को 5.5 से कम होने नहीं दे, 5.5 से कम नहीं होने दे। नहीं तो 5.5 से कम होगा तो दांतों का सड़न शुरू हो जाएगा, दांतों का झड़ना शुरू हो जाएगा, इनामेल कमजोर पड़ जाएगी। आपका फ्लोराइड प्रदूषण, भोपाल गैस त्रासदी। नहीं सर, फ्लोराइड प्रदूषण ये आपका दांत से हो
जाएगा, दांत से हो जाएगा। ये भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेवार है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट MIC होती है, जिसका सूत्र क्या होती है? MIC का सूत्र होती है CH3CNO होती है। मिथाइल आइसोसाइनेट का नाम सुने हैं? भोपाल में कीटनाशक दवा बनाने वाली फैक्ट्री, भोपाल में कीटाणुनाशक दवा बनाने वाली फैक्ट्री का नाम है यूनियन कार्बाइड। भोपाल में कीटाणुनाशक दवा बनाने वाली फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड से इसी गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण वहां बहुत लोग मर गए थे, हजारों की संख्या में मर गए थे, जिसका नाम रखा गया भोपाल गैस त्रासदी त्रासदी त्रासदी। और वहां से जो निकलने वाली गैस थी MIC, MIC का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। कहिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट होती है, मिथाइल आइसोसाइनेट होती है MIC जिसको कहा जाता है। ये भी गलत हो गया, ये कह रहा है कि फ्लोराइड प्रदूषण से होती है। ओजोन रिक्तता, तो ये बताइए चर्म रोग होती है। सही जवाब है ओजोन। ओजोन अगर ओजोन बताइए गैस अगर डायरेक्ट यहाँ पर आएगी पृथ्वी पर, तो आपका त्वचा कैंसर आदमी को होगी। सही जवाब मिल गया ना? मिल गया, सही सुमेलित हो गया यहाँ पर। अगले नंबर पर आते हैं, मस्टर्ड गैस कैसी होती है? ये हमारा मस्टर्ड गैस के बारे में सरकार पूछ रहा है कि मस्टर्ड गैस कैसी होती है। सब लोगों का जवाब बता दीजिए। मस्टर्ड गैस के बारे में पूछ रहा है, ये मस्टर्ड गैस के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जवाब आप लोग फटाफट बतला दीजिएगा। तो मस्टर्ड गैस एक विषैली गैस है जिसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। किस रूप में? रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। बात समझिएगा, मस्टर्ड गैस MUSTARD मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस की बात करते हैं तो किससे बनाया जाता है? तो कहिएगा एथिलीन से बनाया जाता है, एथिलीन से बनाया जाता है, एथिलीन से बनाया जाता है, ये बनाया जाता है, एथिलीन से बनाया जाता है, जिसका नाम क्या है? मस्टर्ड गैस। अब बातों को समझना है। कहिएगा द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में, द्रव होती है, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में होती है। और याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय, विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में, रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। ये कोई बम बारूद नहीं था, ये हथियार, रासायनिक हथियार के रूप में। और जब ये त्वचा के संपर्क में आता था ना, तो फोका उत्पन्न कर देता था, फोका, जलन पैदा करता था, जलन, ठीक ना। रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग में लाया गया था इसको। और इसका सूत्र बताइएगा क्या होने वाली है सरकार? तो इसका सूत्र जो हो जाएगा ना, ये कह दीजिएगा C2H4 का होल ट्वाइस Cl2I*S कर दीजिएगा। यही है मस्टर्ड गैस का सूत्र। किस रूप में रहता है? नाम है गैस, लेकिन रहता है लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस रूप में रहेगा? लिक्विड फॉर्म में रहती है। ये बातें समझ गए ना? हाँ, बातें समझ गए होंगे। तो ये किस अवस्था में? सब लोगों का फेल, सब लोग फेल हो गए इसमें, हमें पता है, सब लोग फेल हो गए यहाँ पर। ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यही ना हमारा इसमें क्लोरीन भी होती है। अगले नंबर पर आ जाते हैं, क्या है? एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो समझ लीजिएगा, बायोगैस संयंत्र की खोज फलानवा ने किया था। कौन किया था? आप किए थे कि हम किए थे? नवीनो सर नहीं किए थे। बायोगैस संयंत्र की खोज महान वैज्ञानिक CB देसाई ने किया था। कौन किया था? CB देसाई साहब ने किया था। तो कहिएगा कि खोजकर्ता जो होता है CB देसाई, बायोगैस संयंत्र का खोजकर्ता जो हो गया महान वैज्ञानिक CB देसाई, CB देसाई साहब ने किया था। और याद रखेंगे बायोमास होती है, बायोमास जितना भी कचरा फचरा होती है ना, जैसे गोबर का, गोबर हो गया, गोबर जितने भी मवेशी मल मूत्र परित्याग करते हैं ना, इन्होंने एगो टंकी बनाने के लिए कहा था कि भैया एगो टंकी बना दो, और टंकी में गोबरवा सुबह में जो है ना, गोबर सब उठाकर उसमें फेंक दो, और गोबर जो है ना उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी?
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वो सड़ता है, गलता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब उसका अपघटन होता है तो वह बहुत सारे गैसों का मिश्रण देती है और उसी गैसियस मिश्रण को बायोगैस कहा जाता है। और इसी को हम लोग बायोगैस कहते हैं या जैव गैस कहते हैं या गोबर गैस के नाम से जानते हैं, जिसमें मीथेन की मात्रा लगभग 75% होती है। कितना परसेंट? तो वायु की अनुपस्थिति में, याद रखेंगे, वायु की अनुपस्थिति में किण्वन होती है। वायु की अनुपस्थिति में क्या होती है? किण्वन होती है। किण्वन, वायु की अनुपस्थिति में क्या होती है? किण्वन। तो वायु की अनुपस्थिति में कहिएगा किण्वन, किण्वन। वायु की अनुपस्थिति में बायोमास को, बायोमास के अपघटन से कहिएगा CH4, H2S, CO2, H2 इत्यादि गैसों का मिश्रण प्राप्त होती है, गैसों का मिश्रण प्राप्त होती है। इसी गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? बायोगैस कहा जाता है। तो कहिएगा CH4, H2S, CO2, H2, CO2, H2 इत्यादि गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है। इन्हीं गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहा जाता है, बायोगैस कहा जाता है। बायोगैस या इसी का नाम है जैव गैस। कौन गैस? जैव गैस कहा जाता है। और याद रखेंगे मीथेन की मात्रा जो होती है, मीथेन की मात्रा कभी कभी पूछेगा कि मीथेन की जो मात्रा होती है बराबर कहिएगा लगभग 75%, लगभग कितना परसेंट? 75% लगभग होती है। सबसे ज्यादा मात्रा इसमें मीथेन की होती है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। तो हम सारी कहानी लिख दिए, लेकिन एक कहानी आपको छुपा कर रखे हैं, जगह नहीं है यहाँ पर आने, तो यहाँ भी छाप देते इस चीज को, जो एग्जाम में आपका छपेगा, जो एग्जाम में आपका छपेगा। क्या है? तो बायोगैस के बारे में कहा जाए तो उत्तम ईंधन है ये। बायोगैस कैसा ईंधन है? उत्तम ईंधन है। धुआं उत्पन्न किए बिना जलता है, धुआं उत्पन्न नहीं करता है, धुआं उत्पन्न किए बिना जलता है। और याद रखेंगे इसका उपयोग खाना पकाने में भी करते हैं। और इसमें जो होती है ना, ताप जो होती है, तापमान क्षमता इसकी उच्च होती है, तापमान क्षमता इसकी उच्च होती है। एक बात बताइएगा, गोबर नाम सुने हैं ना? गोबर, हाँ। तो गोबर हो गया और पानी का गाढ़ा मिश्रण क्या कहलाता है? आपके लिए HW है। जब अबवा HW का नहीं देते हैं आप लोग, बड़ा गुस्सा आता है। HW में कहेंगे कि गोबर प्लस आपका पानी, आपका गोबर प्लस हो जाएगा, गोबर प्लस पानी का गाढ़ा मिश्रण, पानी का गाढ़ा मिश्रण बराबर वाट क्या कहलाएगा? बता दीजिएगा। गोबर प्लस पानी का गाढ़ा मिश्रण, गोबर प्लस पानी का गाढ़ा मिश्रण, गोबर तथा पानी का, ऐसे कर दीजिए, गोबर तथा पानी का गाढ़ा मिश्रण बराबर वाट। गोबर तथा पानी का गाढ़ा मिश्रण, जब गोबर में पानी मिलाएंगे तो गाढ़ा मिश्रण बनेगा ना, अब दलदल टाइप का बन जाता है। दलदली जगहों से जो गैस निकलता है सबसे ज्यादा। एनसीईआरटी बैच कब से आ रहा है सर? जल्द ही आपका 9 तारीख से एनसीईआरटी की बैच मेरी आ रही है। एनसीईआरटी को ना किताब खरीद लेना है, सब लोगों को किताब खरीद लेना है और उसको एकदम मरोड़ कर पढ़ना है, मरोड़ कर नोच कर पढ़ना है उसको। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी से पूछना है ना, तब मैं वो सारी बातें बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। एनसीईआरटी का हमें पेज बाय पेज हमको पता है कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है। चलिए, अभी तक तो एनसीईआरटी ना पढ़ाएं सर, HW है, आप लोग आपका जरूर मैसेज कीजिएगा। तक किण्वन होगा यहाँ पर, वायु की अनुपस्थिति में तक किण्वन है ना, हो रहा है किण्वन। लीजिए आगे बढ़ जाइएगा। फसलों के पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन है? तो बताइएगा। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए तो बताएंगे सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन होता है? किसका छिड़काव किया जाता है? पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है यूरिया होती है। क्या होती है? यूरिया होती है, जिसका सूत्र होती है
है NH2CO NH2 होती है। और नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछ दिया जाए नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर कह दीजिएगा 46.6% होती है। समझ गए बात ना? और यही हमारे प्रश्न का आंसर ही हो जाएगा, DAP में नहीं। तो DAP में बताइएगा यूरिया की मात्रा होती है आपका 18% और फास्फोरस की मात्रा होती है 46%। कल आप लोगों को बताए थे। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में होता है? आप लोग बताइए, आप लोग बहुत समझदार है, गाड़ी बहुत चलाते हैं आप लोग। तब कार्बोरेटर किस इंजन में होती है? तब कार्बोरेटर जो होता है पेट्रोल इंजन में होता है। कौन इंजन में? पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में नहीं होती है। कहिएगा कार्बोरेटर, यहां हम लिख दे रहे हैं कार्बोरेटर। कार्बोरेटर की बात करते हैं तो कहिएगा पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल इंजन में होता है, पेट्रोल इंजन में होता है। इसको पेट्रोल इंजन का हृदय कहा जाता है, पेट्रोल इंजन का हृदय कहा जाता है, हॉट कहा जाता है, हॉट कहा जाता है। चलिए भाई, यहाँ पर क्या होती है तो कहिएगा यहाँ हवा और पेट्रोल का मिश्रण होता है, यहाँ हवा एवं पेट्रोल का मिश्रण होती है, पेट्रोल का मिश्रण होती है, मिश्रण यहीं पर ना होती है, हवा और पेट्रोल का मिश्रण होती है। सुनिए मेरी बात, कार्बोरेटर क्या है? तो कार्बोरेटर जो होती है पेट्रोल इंजन में होती है, जहां हवा और पेट्रोल का मिश्रण होती है। ऑफलाइन भी चलेगी क्लास ये। जहां हवा और पेट्रोल का मिश्रण होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? कार्बोरेटर कहते हैं। अगर कार्बोरेटर है तो समझना है कि पेट्रोल इंजन है, और ये हमारे प्रश्न का सही जवाब पेट्रोल इंजन हो जाएगा। लीजिए अगला सवाल आ जाइएगा। ईस्ट और मशरूम क्या है? तो कहिएगा सर ईस्ट और मशरूम जो है दोनों का दोनों हमारा कवक है, दोनों का दोनों हमारा क्या है? कवक है। मशरूम हम लोग खाते हैं। तो ये बताइएगा कवक है कि क्या है? फफूद है, फंगस है, कवक है। यहाँ पर कहिएगा फंजी है, FUNGI फंजी है, और सही जवाब हमारा फफूद हो गया। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म, लीजिए सर ये रहा जिम्नोस्पर्म, ये रहा जिम्नोस्पर्म। क्या है जिम्नोस्पर्म? तो कहिएगा जिम्नोस्पर्म जो होती है ना, जिम्नोस्पर्म जो होती है इसका बीज में कवर नहीं होता है, बीज जो है कवच से ढका नहीं होता है, नग्न बीजी होती है। कहिएगा बीज कवच से नहीं, बीज ढका नहीं होता है, ढका नहीं होता है, बीज ढका नहीं होता है, माने कि कवच नहीं होता है। बीज में क्या नहीं होती है? तो कहिएगा कि सर जी बीज में कवच नहीं होती है। इसमें बीज में क्या नहीं होती है? कवक नहीं। आपका इसमें बीज जो होती है, बीज में आवरण माने कवच नहीं होता है। और इसके अंतर्गत कौन आता है? तो ये हमारा ये आपका नग्न बीजी में आता है पाइनस, पाइनस आ जाता है। जिस पाइनस आता है, पाइनस हो गया, साइकस हो गया, जिसको हम लोग पाइनस को क्या बोलते हैं? चीर कहते हैं। यहाँ पर साइकस होती है। ये सब का सब हमारा किस में आती है? नग्न बीजी में आती है, नग्न बीजी में आती है। और शैवाल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, शैवाल में हमारा कौन आ जाएगा? अब एक बात बताइएगा, शैवाल के अंतर्गत कौन कौन आती है? स्पाइरोगायरा आता है, केल्प आता है, डायटम आती है। तो ये सब हमारा शैवाल में आती है। डायटम, स्पाइरो गायरा हो गया। ये सब का सब किस में आएगा? शैवाल में आती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बीज ढका हुआ नहीं होता है, माने कि बीज में कवच नहीं होते। ऐसा कर दीजिए ना, बीज में कवच नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में कहिएगा बीज में कवच नहीं होता है, बीज में कवच नहीं होता है, जिसका नाम है आपका जिम्नोस्पर्म होती है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होती है ना, बीज में कवच नहीं होती, बीज नंगा होता है इसका, ठीक ना? हाँ, कहिएगा बीज में आवरण कवच नहीं होती है। सही जवाब बन गया। अगला नंबर आते हैं जलीय फर्न। आ गया भाई जलीय फर्न के बारे में। तो एक बात बताइएगा, जलीय फर्न के बारे में पूछ रहा है। एजोला का नाम सुने हैं? जलीय फर्न। साल्विनिया भी हमारा फर्न ही होती है, ए मार्सिलिया भी हमारा फर्न ही होती है, लेकिन जलीय फर्न जिसे जैव उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है तो इसका नाम हो गया एजोला। क्या नाम हो गया? एजोला। धान की खेत के लिए उपयुक्त, धान की खेत के लिए अच्छा होती है,
धान के खेत के लिए, हाँ धान के खेत के लिए हमारा अच्छा होती है, धान के खेत के लिए अच्छा होती है। कौन? तब पाइनस हो गया, साइकस नहीं समझे बात यहाँ पर, पाइनस साइकस चीर होती है वो। एजोला जो होती है धान के खेत के लिए उपयुक्त, धान की खेत के लिए, खेत के लिए जलीय फर्न होती है, उपयुक्त, उपयुक्त होती है, धान के खेत के लिए उपयुक्त होती है। इसमें एना बेना एजोली, इसमें एना बेना एजोली शैवाल होता है, याद रखेंगे। इसमें एना बेना एजोली शैवाल होता है, एजोली शैवाल होता है, शैवाल होता है। इसमें एना बेना एजोली शैवाल होता है। तो एना बेना एजोली, एना बेना किसके लिए उपयुक्त है? तो इसमें कहिएगा एना बेना एजोली शैवाल होता है, जो धान के खेत के लिए उत्तम होती है। यही कारण है कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जैव उत्प्रेरक के रूप, जैव आपका उर्वरक के रूप में करते हैं। ऑक्टोपस क्या है बताइए तो सही जवाब इसका। ऑक्टोपस क्या है भाई? तो ऑक्टोपस जो है ना मोलस्का संघ का जंतु है, मोलस्का संघ का जंतु हो जाएगा, मोलस्का संघ का जंतु है ये, मोलस्का संघ का जंतु हो जाएगा, जिसमें 8 पैर होती है। आपका ऑक्टोपस में 8 पैर होती है, एक संधि, एक थोड़े होती है, 8 गो होती है। एन ऑर्थोपड, एक कह रहा है, एक नहीं होती है, 8 गो होती है। ये बताइएगा, ये ऑक्टोपस ऐसा चीज होता है कि ये आपका बोतल के अंदर भी चला जाएगा, बोतल के अंदर सिकुड़ कर एकदम मुलायम सिकुड़ कर बोतल के अंदर भी चला जाएगा। एक मृदु कवची मोलस्का होती है। चलिए सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, मोलस्का संघ का जंतु होती है हमारा ये। 8 गो पैर होता है इसमें। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होती है? 3 चेंबर वाला हृदय किसमें होती है? तो कहिएगा बंदर जो है स्तनधारी है, 4 चेंबर। ये मगरमच्छ में भी 4 गो चेंबर होती है, आपका मगरमच्छ में 4 गो चेंबर होती है। फ्रॉग में जो होती है 3 गो चेंबर होती है, 3 चेंबर वाला यही है। हम लोगों में कौ गो चेंबर होता है? तो हम लोगों में होती है सर जी 4 गो चेंबर होती है। तो ये बताइए, पक्षी में हो गया मगरमच्छ, बंदर, स्तनधारी, स्तनधारी की बात करते हैं, पक्षी की बात करते हैं, इसमें कौ गो होती है? 4 गो चेंबर होती है। मछली में पूछ दिया जाए तो हार्ट के 2 गो चेंबर होती है, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की बात करते हैं, सरीसृप की बात किया जाए, चाहे एम्फीबियंस उभयचर की बात किया जाएगा तो 3 गो होती है। लेकिन मगरमच्छ की बात करेंगे तो कह दीजिएगा 4 गो। घड़ियाल में भी 4 गो चेंबर होता है हार्ट का। यहाँ पर कह रहे कि 3 चेंबर वाला कौन है? तो मेढक होती है। लीजिए आगे बढ़ जाइएगा। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो ये बताइएगा प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ना, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये प्रोटीन से बना होता है। तब प्लाज्मा झिल्ली जो होती है लिविंग होती है। सबसे पहली बात की कह दीजिएगा लिविंग होती है, जीवित होती है। और ये जो होती है प्लाज्मा झिल्ली बाहरी पदार्थ को अंदर जाने नहीं देती है। और हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड दोनों का बना होता है, दोनों का बना होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, डी नंबर ऑप्शन सही है। लेकिन प्लाज्मा झिल्ली पूछा जाए कि लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होती है, तो कह दीजिएगा कि सर ये लिविंग होती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो लिविंग होती है। सेल का सबसे बाहरी परत होती है, सेल का सबसे बाहरी परत कहिएगा, सेल का सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है, लेयर होती है, परत होती है। लेकिन याद रखिएगा प्लांट सेल में ये दूसरी परत है। कहिएगा प्लांट सेल की दूसरी परत है, ये दूसरी परत है हमारा, ये दूसरी परत है प्लांट सेल का। इसके बाद में एक कड़ा कवच होता है जिसको सेलुलोज कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में। कहिएगा एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है। कहिएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। कौन? हमारा प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कहिएगा प्लांट सेल प्लस एनिमल सेल, एनिमल सेल दोनों में उपस्थित हो, दोनों में होती है,
दोनों में प्रेजेंट होती है, दोनों में प्रेजेंट। और ये क्या चीज से बना होता है? प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से भी और लिपिड से, दोनों से मिलकर बनी होती है, लिविंग होती है ये। लीजिए बन गया हमारा अगला, कौन हो गया आंसर हमारा? एक से अधिक हो गया। हाँ, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अदरक क्या है? राइजोम है। अदरक क्या है? तना है। सही बात है, राइजोम तना है हमारा। ये बताइएगा केसर, केसर बीज से प्राप्त किया जाता है? तो नहीं सर, केसर हमारा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। लेकिन किसके वर्तिकाग्र से लिखवा रहे हैं? अफीम हमारा जो होती है ना, बीज से प्राप्त होती है, बीज से, सीड से प्राप्त होती है, बीज से प्राप्त होती है। ये बातें सही हो गया कि अफीम बीज से प्राप्त होती है। अफीम किससे? तो कहिएगा सर जी बीज से प्राप्त होती है। लेकिन केसर जो होती है क्रोकस सैटिवस नामक, क्रोकस सैटिवस नामक, क्रोकस, क्रोकस सैटिवस, सैटिवस, क्रोकस सैटिवस नामक, किससे? क्रोकस सैटिवस, 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 क्रोकस सैटिवस नामक, क्रोकस सैटिवस नामक फूल से, नामक फूल के, फूल के वर्तिकाग्र से, वर्तिकाग्र से, वर्तिकाग्र से अफीम प्राप्त की जाती है, अफीम प्राप्त की जाती है। चलिए बातें समझ गए होंगे। तो ये हमारा मिलान गलत हो गया। केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो कहिएगा सेफ्रॉन। ये जो है ना कश्मीर, कश्मीर में ये देखने को मिलेगा, ये कश्मीर में देखने को मिलेगा केसर। तो क्रोकस सैटिवस, सैटिवस नामक फूल के वर्तिकाग्र में ये मिलता है, स्टिग्मा से प्राप्त होती है। ये समझ गए बातें। और ये अफीम जो होती है बीज से प्राप्त होती है। अगला नंबर आते हैं लौह। लौह का सबसे अधिक, लौह, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? सेम में? कहिएगा कि नहीं, हरी सब्जियों में होती है, हरी सब्जियों में लोहा सबसे ज्यादा मात्रा में। तब ना गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर कहता है कि फॉलिक एसिड की गोटी नहीं खाकर आप जो है हरा साग सब्जी का सेवन ज्यादा कीजिए। महात्मा आप ज्यादा कीजिए, हरा साग सब्जी का सेवन आप ज्यादा कीजिए। और सही बात है, हरा साग सब्जी का सेवन ज्यादा करने से आपका वो बना रहेगा, मेंटेनेंस रहेगा। चलिए तो बन गया हमारा, तो कहिएगा हरी साग सब्जियों में। अगले नंबर पर आते हैं अल्कोहल के निराविष के लिए। अल्कोहल के निराविष के लिए निम्नलिखित मानव शरीर अंगों में कौन उत्तरदायी है? अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन अल्कोहल का सेवन करता है तो उसका कौन सा अंग खराब हो जाती है? अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन अल्कोहल का सेवन करता है तो उसका लीवर खराब हो जाती है और अंत में उसको लीवर सिरोसिस हो जाएगा, लीवर कैंसर हो जाएगा। तो बताइएगा अल्कोहल के निराविषीकरण के लिए कौन जिम्मेवार होती है? तो यकृत जिम्मेवार होती है। यह कुछ हद तक जरूर कोशिश करता है कि जो विष है उसको हम निराविष करें, क्योंकि इसमें एगो पाया जाता है कफर सेल। कौन फेल? कफर सेल पाई जाती है, कफर सेल पाई जाती है। पूछता है कभी कभी कफर सेल पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा कि कफर सेल किस में पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा लीवर होती है, सबसे बड़ी आपका ये सबसे बड़ा हमारा ग्रंथि होती है ये लीवर, लीवर होती है, यकृत होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फुसफुस, लंग्स नहीं। अगला कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन है? प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन होती है? प्लेटलेट्स नहीं सर, प्लेटलेट्स नहीं होती है, लिम्फोसाइट होती है। और ये WBC का प्रकार है, WBC का प्रकार होती है। और याद रखेंगे एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है ये। और याद रखेंगे एड्स वाला वायरस जो होती है ना, ये दो प्रकार का होती है, ये दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स, दो प्रकार का होती है। कौन कौन? तो कहिएगा बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स होती है और एगो होती है टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स होती है। एड्स वायरस जो होती है ना, टी लिम्फोसाइट को क्षतिग्रस्त कर देता है। कौन? एड्स का जो वायरस होती है। चलिए बन गया हमारे प्रश्न का सही जवाब। आंख के किस भाग में अंध बिंदु एवं पीत बिंदु पाए जाते हैं? आंख के किस भाग में अंध बिंदु और पीत बिंदु पाए जाते हैं? तो आंख के किस भाग में? सबसे पहली बात है कॉर्निया के बारे में समझ लीजिएगा। तो कहिएगा आंख का सबसे बाहरी भाग होती है, आंख के सबसे बाहरी परत कहिएगा
कहिएगा आंख के सबसे बाहरी परत जो होती है स्क्लेरोटिक, SCLEROTIC, स्क्लेरोटिक का भाग होता है और नेत्र प्रत्यारोपण में यह भाग लेता है। कहिएगा नेत्र प्रत्यारोपण में भाग लेता है, नेत्र प्रत्यारोपण में भाग लेता है कौन? हमारा, जिसका नाम हो गया हमारा क्या? कॉर्निया। लेंस की बात करते हैं तब मानव में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होती है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होती है और ये दृष्टि पटल का भाग होती है। और दृष्टि पटल में दो प्रकार के बिंदु होते हैं, एगो अंध बिंदु और एगो पीत बिंदु होती है। तब पीत बिंदु जो होती है ना, येलो स्पॉट होती है, येलो स्पॉट, और ये प्रकाश के लिए ज्यादा सुगराही होती है। प्रकाश के लिए क्या होती है? ये अधिक ज्यादा सुगराही होती है। नाम क्या इसका? तो कहिएगा किसी का नाम ना है हमारा कौन बिंदु? तो कहिएगा किसी का नाम है सर जी पीत बिंदु नाम है। पीत बिंदु स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ शंकु ही होता है। तो कहिएगा पीत बिंदु जो होती है रेटिना, आंख के सबसे अंतिम परत, नेत्र का सबसे अंतिम परत होती है, नेत्र का सबसे अंतिम परत होती है, सबसे अंतिम परत होती है, सबसे अंतिम परत होती है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, इसी पर बनता है। कैसा होता है प्रतिबिंब? तो कहिएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक प्लस उल्टा होती है। दो प्रकार के यहाँ पर बिंदु देखने को मिलेगा, अंध बिंदु और पीत बिंदु होती है, यहीं पर होती है, रेटिना में ही होती है, अंध बिंदु और पीत बिंदु होती है। अंध बिंदु की बात करते हैं तो ये प्रकाश के लिए सुगराही नहीं होती है, लेकिन अंध बिंदु से ही ऑप्टिक्स नर्व उत्पन्न होती है जो रेटिना पर बने अस्वस्थ प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक ढोकर ले जाने का काम करती है। तो बन गया हमारा दृष्टि पटल, हो गया हमारे प्रश्न का सही जवाब। अगला है कि एक बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा वंशागत गुणसूत्रों के आधार पर होती है? तो सबसे पहली बातें समझ लीजिएगा, क्रोमोजोम की बात करते हैं, क्रोमोजोम इन मैन की बात करेंगे तो क्या बोलिएगा? 46 गो होती है, कौ गो? 46 गो। तब देखिएगा तो कहिएगा बॉडी क्रोमोजोम, बॉडी क्रोमोजोम तो कहिएगा 22 पेयर होती है, और एगो होता है सेक्स क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम जोम की बात करते हैं तो ये कह देंगे कि 1 पेयर होती है, 1 पेयर होती है। 1 पेयर में बताइएगा मेल के लिए कितना होता है? तो कहिएगा XY होती है, और फीमेल के लिए क्या होती है? तो XX होती है। एक बात बताइएगा, यहाँ पर XY हो गया और यहाँ पर XX हो गया, अगर ये वाला X, ये वाला हमारा X, तो यहाँ पर XX हो जाएगा, ये वाला हमारा Y और ये वाला X, तो यहाँ पर XY हो जाएगा। तो बताइएगा लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कौन होता है? तो कहिएगा ये जिम्मेवार होती है, ये जिम्मेवार होती है। तो कहिएगा पुरुष जिम्मेवार होता है, लिंग निर्धारण के लिए पुरुष जिम्मेवार होती है। तो कौन हो जाएगा? पिता, पिता, माता पिता के नहीं सर, पिता जिम्मेवार होती है। बच्चों में लिंग निर्धारण की बात किया जा रहा है तो उसके लिए पिता जिम्मेवार होती है, माता का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि माता में दोनों क्रोमोजोम हमारा XX होती है, तो दोनों में से कोई एक, लेकिन मेल वाला अगर Y आएगा तो लड़का, तो कहिएगा बॉय, और यहाँ पर ये आएगा तो कहिएगा गर्ल हो गया, ये गर्ल हो गया, ठीक ना? हाँ गर्ल हो गया। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सल्फा औषधि है? सल्फा औषधि चर्म रोग की दवा के लिए इसका यूज ज्यादा कर किया जाता है, तो ये बताइए पेनिसिलिन? तो कहिएगा नहीं सर, ये हमारा पहला एंटीबायोटिक्स है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया था। पेनिसिलिन की बात करते हैं, पहला एंटीबायोटिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स
ड्रग्स हो गया, जिसको किसने बनाया था तो कहिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन तो कहिएगा एंटीबायोटिक होती है, लेकिन सीबाजोल जो होती है ना, ये हमारा सल्फा औषधि में आ जाएगा। किस में आएगा? सल्फा औषधि में आएगा। आज का आखिरी सलाम मेरा रहेगा, आज का आखिरी हमारा ये रहेगा अंदाज। कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट्स में दीजिएगा। रानीखेत बीमारी, रानीखेत की बीमारी जो होती है मुर्गियों से है। किससे है? तब मुर्गी से है, मुर्गी उर्गी होती है। तब मुर्गी जो होती है, रानीखेत की बीमारी जब मुर्गी में होती है ना, तब बेचारा मर जाता है, ऊँघा जाता है, लड़ुआ जाता है, अंत में बेचारा दम तोड़ देता है, आपका मर जाता है। तो ये रानीखेत की बीमारी जो होती है ये मुर्गियों में देखने को मिलता है। राइट ऑप्शन इज कौन होगा? मुर्गियों। और आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। खुशी मिलेगी हमें, आपको भी खुशी मिलेगी लिखने वक्त, क्योंकि मेहनत करते हैं। मेहनत आप लोगों को उसी अंदाज में कर रहे हैं कि एग्जाम तक आप लोग पहुंच जाए। ओके बाय, थैंक यू सभी को। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।